नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्लोइंग फ्रंट एंड चैनल में। आज हम इस चैनल पे एक शुरुआत कर रहे हैं न्यू सीरीज़ की, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं रिएक्ट जेएस। ये बिगिनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज होगा, जिसमें कि आप रिएक्ट जेएस को बहुत इजीली समझ सकते हैं। हम रिएक्ट जेएस को बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक पहुँचेंगे। रिएक्ट जेएस को समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें जाने कि रिएक्ट जेएस है क्या, आज इतना ये ट्रेंड क्यों कर रहा है। इसके अंदर जाने से पहले मैं दो तीन चीज़ बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहली बात यह है कि आपको रिएक्ट जेएस पढ़ने से पहले जावास्क्रिप्ट की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट है क्या, जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स जैसे कि फंक्शंस, इफ एल्स, उसका सिंटैक्स ऑब्वियसली, ES6 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉड्यूल्स, इन सभी चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी है तो आपके लिए रिएक्ट जेएस सीखना तो एक केक वॉक हो जाएगा। और हो भी क्यों ना, रिएक्ट जेएस है क्या, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। बेसिकली इसको जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही तो बनाया गया है। सो आपको जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट एक तरीके से रिएक्ट जेएस के लिए नींव है, एक फाउंडेशन का काम करेगी। उसको अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप रिएक्ट जेएस को तो आप बहुत इजीली मास्टर कर लोगे विद इन सम वीक्स। दूसरी बात यह है इस कोर्स के बारे में कि इस कोर्स को हम प्योर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरह ही करेंगे। हमारी जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी लर्न बाय प्रोजेक्ट्स। हम हर एक इम्पोर्टेंट सेक्शन के बाद एक प्रोजेक्ट करेंगे, जहाँ पर कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर अच्छे से कर पाएंगे। उन कॉन्सेप्ट को, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उनकी हम इम्प्लीकेशंस और एप्लीकेशंस देख पाएंगे और प्रैक्टिकल यूज़ केसेस को एक्सप्लोर करेंगे। इस ट्यूटोरियल में सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। मशीन कोडिंग राउंड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, जो कि जनरली आपसे इंटरव्यू राउंड में पूछा जाता है। जब आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक जनरली मशीन कोडिंग राउंड होता है, जिसमें कि वो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं और उसको आपको विद इन टाइम लिमिट आपको कंप्लीट करना होता है। सो ऑल एंड ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके लिए रिसोर्स है रिएक्ट जेएस का, ये वन स्टॉप होने वाला है, जिसमें कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक, थियोरेटिकल से लेकर के प्रैक्टिकल तक, और आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कराया जाएगा। साथ ही साथ हम इस रिएक्ट जेएस के कोर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे। मेगा प्रोजेक्ट्स जनरली मीन्स बड़े प्रोजेक्ट्स देखेंगे, और जिसमें कि हम सिर्फ रिएक्ट जेएस ही नहीं समझेंगे। रिएक्ट जेएस के सारे फंडामेंटल तो हम मास्टर करने ही वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ आजकल की जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा फायरबेस है या फिर एक सैनिटी है। ये दोनों चीज़ क्या है, इसको हम समझेंगे धीरे धीरे आगे हमारी वीडियो में। बट अभी के लिए आप इतना ही जानिए कि ये काफ़ी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काफ़ी काम आती है अगर आप बैक एंड नहीं सीखना चाह रहे हैं। सो ये कुछ इस तरीके का ही है, लेकिन हम जब इसको सीखेंगे तो आपको और अच्छे से हम समझा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं रिएक्ट जेएस क्या है और इस ट्यूटोरियल का थोड़ा सा रोड मैप देखते हैं, ताकि आप इस सफ़र की शुरुआत से सही दिशा में बढ़ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रिएक्ट जेएस के में हम समझेंगे कि रिएक्ट जेएस है क्या। तो रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है, और जो कि आपको यूआई इंटरफेसेस बनाने में हेल्प करती है। कॉम्प्लेक्स यूआई इंटरफेसेस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, कुछ लोग इसको फ्रेमवर्क भी बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली ये फ्रेमवर्क है नहीं, ये है तो लाइब्रेरी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलो पहले इसका डिफरेंस ही समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप लाइब्रेरी को समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी एक कलेक्शन ऑफ टूल्स हैं आपके टूल बॉक्स में। आपके पास एक टूल बॉक्स है, उसमें आपके पास काफ़ी सारे टूल्स हैं। आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, आपके पास कुछ अलग टूल्स हैं, और आपके पास फ्रीडम है कि आप कोई सा भी टूल उठाएं और उसको आप यूज़ करें अपने प्रोजेक्ट में। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है तो उससे पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, नहीं, आप सीधा जाइए, स्क्रू ड्राइवर लीजिए और आप अपना काम कर सकते हैं। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास हर एक चीज़ का कंट्रोल है। आपको जहाँ जो टूल चाहिए आप इंडिपेंडेंटली उसको ले सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज फ्रेमवर्क में आप इमेजिन कर सकते हैं फ्रेमवर्क को एज अ रेसिपी, जहाँ पे कि आपको स्टेप बाय स्टेप भी अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हैं, आप कोई डिश बना रहे हैं, तो उसमें अगर आप एक भी स्टेप ऊपर या आगे पीछे करेंगे या फिर छोड़ देंगे तो वो डिश आपकी ख़राब हो जाएगी, वो डिश आपकी प्रॉपर बनेगी नहीं। सो फ्रेमवर्क एक बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है अपने आप में, कि उसके पास अपने डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। सो बेसिक डिफरेंस क्या है, लाइब्रेरी में आप फ्री टू यूज़ होते हैं, आप कुछ भी यूज़ कीजिए, आपके पास टूल्स प्रोवाइड कराता है। वेयर एज फ्रेमवर्क आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड कराता है, उसकी गाइडलाइंस होती हैं, अपना स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि आपको अगर कोई भी चीज़ उससे चाहिए तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा आउटपुट चाहिए। तो ये था एक ओवरव्यू डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क।
इसके बाद हम देखेंगे रिएक्ट के फंडामेंटल्स। रिएक्ट के फंडामेंटल्स में क्या आता है, देखो ये सारी चीज़ रिएक्ट के फंडामेंटल्स में ही आती है। JSX, कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, स्टेट्स, इवेंट्स, कीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर हम बात करें एक ओवरव्यू की या एक कोर कंपोनेंट्स की, तो रिएक्ट जेएस के बेसिकली 3 कोर कंपोनेंट्स होते हैं। दोज आर कंपोनेंट्स, कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सॉरी फॉर द कंपोनेंट्स, कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें कि एक आता है आपका कंपोनेंट, एक आपका होता है प्रॉप्स एंड एक आपका होता है स्टेट्स। इन तीनों चीज़ों को हम सबसे पहले समझेंगे इस ट्यूटोरियल में, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द ही चीज़ें चलती हैं और इन तीनों चीज़ों पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारा वर्चुअल डॉम क्या होता है, रिकंसिलिएशन एल्गोरिथम क्या होती है, या ये प्रोसेस क्या होता है। देखो जैसे आपके पास जावास्क्रिप्ट में डॉम होता है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि एक ब्राउज़र की API है, ऐसे ही रिएक्ट जेएस के पास एक वर्चुअल डॉम होता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे, पर आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि रिएक्ट जेएस के पास अपना एक डॉम है। जब भी आप एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज करते हैं तो पहले वो वर्चुअल डॉम में जाता है क्विकली, और वर्चुअल डॉम को रियल डॉम से कंपेयर किया जाता है रिएक्ट जेएस के द्वारा, जिसको कि हम डिफिंग एल्गोरिथम या रिकॉन्सिलेशन मेथड बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम डीपली देखेंगे, बट मैं आपको एक ओवरव्यू बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और ये इसको कंपेयर करता है एंड देन आपकी एप्लीकेशन में, आपकी UI में चेंज को दिखाता है। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, जो कि है थिंकिंग रिएक्ट। देखो जब तक आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे थे, आप एक बहुत ही बेसिक चीज़ कर रहे थे कि आप एक HTML फाइल बनाते थे, एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते थे और उसमें कोड करते थे जब तक आपको UI चाहिए। जैसे ही आपको UI में कुछ इंटरेक्टिविटी चाहिए तो आप उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लेते थे। लेकिन रिएक्ट में थोड़ा सा अलग होता है, कॉन्सेप्ट सारे आपके CSS के, HTML के, जावास्क्रिप्ट के ही यूज़ होंगे, लेकिन इसमें अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो वो हम अप्रोच भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ एडवांस्ड रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स। उनमें क्या आते हैं, बेसिकली एडवांस रिएक्ट कॉन्सेप्ट में होता है कंडीशनल रेंडरिंग हो जाता है आपका, या फिर आपका इवेंट हैंडलिंग होता है कि फॉर्म कैसे आप फिलअप करते हैं, फॉर्म का इनपुट कैसे लेते हैं, ये सब आपका कंडीशनल रेंडरिंग में आता है। एंड आफ्टर कंडीशनल रेंडरिंग वी विल बी हैविंग अ रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये एक लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस की। हाँ जी, रिएक्ट के पास अपना कोई राउटर या अपना कोई राउटर मैकेनिज्म नहीं होता है, इसके पास अपनी एक लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर, जिसका काम क्या है, जिसका काम बड़ा सिंपल है। जब भी आप पेज पे होते हैं, आपके पास नेविगेशन होता है, नेवबार होता है ना आपके पास, उसमें आपके पास होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, काफ़ी सारे सेक्शन हो सकते हैं। तो उन पेजेस पे जाने के लिए आपके पास रिएक्ट राउटर होता है। जैसे ये आपके पास HTML में एंकर टैग्स होते थे या फिर कुछ अलग वेज होते थे करने के लिए। आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग सम मोर थिंग्स सच एज स्टेट मैनेजमेंट। देखिए स्टेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिएक्ट जेएस का। जैसे कि आपको जावास्क्रिप्ट में डॉम आना चाहिए बहुत अच्छे से, डॉम की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वैसे ही आपको रिएक्ट में इन स्टेट मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रिएक्ट के पास कुछ लाइब्रेरीज हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि आपके पास रिडक्स है, रिडक्स टूल किट है, जस्टैंड है, और भी लाइब्रेरीज हैं। स्टेट मैनेजमेंट अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट एज सुन एज आपको स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना इस सीरीज़ में, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्यों। बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और अ रोड मैप जो कि हम फॉलो करने वाले हैं। इसके बाद हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस बनाना शुरू करेंगे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को। ऐसा नहीं है कि इन कॉन्सेप्ट्स में हम कुछ भी नहीं बनाने वाले। हर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बाद, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हम एक मिनी प्रोजेक्ट लेंगे जो कि एक, आप मान सकते हैं कि पूरे एक वेब ऐप का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल हम पेजिनेशन देखेंगे, पेजिनेशन कैसे करते हैं जब हम मशीन कोडिंग राउंड करेंगे। और पेजिनेशन आपके काफ़ी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है, जैसे कि कंपोनेंट्स, स्टेट, इन सबको वो, या इवेंट हैंडलिंग, इन सबको वो कवर करता है। सो हम इस तरीके से देखेंगे। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि रिएक्ट जेएस है क्या स्लाइड से पहले, बट एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। रिएक्ट जेएस एक पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि यूज़ की जाती है बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस इन वेब डेवलपमेंट। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये यूज़र इंटरफेसेस के लिए यूज़ की जाती है। यूज़र इंटरफेस मतलब आपका लुक कैसा होगा वेबसाइट का, मीन्स फ्रंट एंड। सो रिएक्ट जेएस डू नॉट वर्क फॉर बैक एंड, इट ओनली यूजफुल फॉर फ्रंट एंड। आपका फ्रंट एंड ही इसमें कवर होता है, बैक एंड से इसका ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि रिएक्ट, ऐसा नहीं है रिएक्ट जेएस से पहले काम नहीं हो रहा था वेब डेवलपमेंट में, ऐप नहीं बन रहे थे, ऐसा नहीं है। सारा काम हो रहा था, सब चल रहा था, आपके पास jQuery था या कुछ और लाइब्रेरीज थी। बट रिएक्ट जेएस ने कुछ काफ़ी अच्छी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर दिया, तो इसलिए रिएक्ट जेएस आज के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग है।
इसको फेसबुक के द्वारा बनाया गया था इन 2010-12 और बेसिकली वही लोग यूज़ कर रहे थे अपने कुछ इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो हम कभी और समझेंगे एक छोटे से स्टोरी टाइम में कि React.js की शुरुआत कहाँ से हुई, ये स्टार्टिंग में इतना ट्रोल क्यों हुई। जैसे कि आजकल आप देखते हैं ना, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, जैसे टेलविंड आई थी, उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया, किसी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ऐसा ही हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, React.js के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बट React.js का स्टार्टिंग से ही एक फोकस रहा है, वो रहा है कि आप इंटरेक्टिव, डायनामिक और एफिशिएंट वेब एप्लीकेशंस बना पाएँ। डायनामिक क्या होता है कि उसमें डेटा चेंज हो रहा है, इंटरेक्टिविटी है, इसलिए वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए। और एफिशिएंट मतलब क्विकली रिस्पॉन्सिव हो, क्विकली रिलोड हो। सो ये सब आपका एफिशिएंट वेब एप्लीकेशंस में आता है। सो React.js का तो यूज़ इसलिए किया जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। आपके पास ये स्लाइड्स होंगी तो आप इससे दोबारा से पढ़ सकते हैं अगर आपको अपना रिवीजन करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, React.js इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वेब डेवलपमेंट में? अगेन, React.js इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया वेब डेवलपमेंट में, या फिर आज इतना ट्रेंडिंग इसलिए है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हाई हैं इसमें, क्योंकि अगेन इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी टू मेक अ रिस्पॉन्सिव, इंटरेक्टिव, एफिशिएंट वेब एप्लीकेशंस। दूसरा, इसके पास एक वर्चुअल डॉम होता है, जो हमने भी 2 मिनट पहले बात करी, जिससे कि क्या होता है, आपके अपडेट्स ऑप्टिमाइज होते हैं, फास्टर होते हैं और स्मूदर होते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान देने वाली बात है कि React's component based architecture encourages code reusability and maintainability। इसका मतलब हम बहुत डिटेल में समझेंगे और ये आप समझ सकते हैं कि React.js का बहुत इंपॉर्टेंट एक फाउंडिंग लाइन है। इस लाइन को हम काफ़ी टाइम तक फॉलो करते रहेंगे और इसके इर्द गिर्द हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। कंपोनेंट क्या होगा, सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं React.js में, और जैसे हम कंपोनेंट समझ जाएंगे वैसे हम सीख जाएंगे कि हाउ डू यू थिंक इन React, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं फटाफट से। और इसको शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और हम एक वेबसाइट सर्व करते हैं सबसे पहले, डेट इज़ खान अकेडमी। ओके, खान अकेडमी को हम सर्च करते हैं और यहाँ पर हम कुछ देखते हैं। सो खान अकेडमी में आप एक चीज़ देख रहे हैं, किसी भी वेबसाइट में आप, नॉट स्पेसिफिकली इन खान अकेडमी। खान अकेडमी मैंने क्यों खोला, क्योंकि ये वन ऑफ द फर्स्ट वेबसाइट थी जिसने कि React.js को एडॉप्ट किया था और अपनी वेबसाइट में यूज़ करना शुरू किया था, ठीक है जी। दूसरा क्या है, मैं बस 1 सेकंड में अपना पेन खोल लेता हूँ, फिर हम इसको क्विकली समझेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। किसी भी वेबसाइट में आपके पास कुछ फिक्स्ड कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट्स को बनाते हैं मिलके। फॉर एग्जांपल, हेडर होता है, फुटर होता है, मेन कंपोनेंट भी होता है, हीरो सेक्शन आपका होता है। सो इस वेबसाइट को अगर हम थोड़ा सा समझें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक हेडर है आपके पिंक सेक्शन में, हमारे पास एक मेन है, हीरो बॉडी बोल सकते हैं आप इसको, एक हीरो बॉडी है, और उसके बाद हमें एक यहाँ पे ये कुछ टेबल्स हैं, ठीक है। यही सब है इसमें, और तो कुछ है नहीं अलग से। किसी भी वेबसाइट में यही होता है। और एक आपके पास फुटर होता है, जैसे कि इसमें आपके पास ये ब्लैक में फुटर है, ये वाला, ठीक है। अगर हम एक और वेबसाइट सर्व करें, जैसे मान लीजिए हम एक और वेबसाइट देख लेते हैं, अनस्प्लैश। अनस्प्लैश क्या है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्टॉक फोटोज मिल जाती हैं। आई थिंक मुझे इनकॉग्निटो ऑन कर लेना चाहिए था, बट कोई नहीं। अनस्प्लैश में देखिए, फिर हम इस वेबसाइट को अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक हेडर है, ठीक है। इस हेडर के पास भी अपने कुछ कंपोनेंट होंगे, इस वेबसाइट के पास भी अपने कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हेडर है, फुटर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, राइट। तो इस हेडर को हम देख सकते हैं कि येलो में हमारे पास हेडर हो गया, ठीक है। इसके पास अपना एक, आप कह सकते हैं कि हीरो सेक्शन भी है। सो ऐसा ही हमारे पास हर वेबसाइट में होता है, हेडर भी होता है, हीरो सेक्शन भी होता है, सब कुछ होता है। सो React.js क्या बोलता है ना कि जितने आप अपनी वेबसाइट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब अपनी वेबसाइट को हेडर अलग, उसका हीरो पार्ट अलग, हीरो सेक्शन अलग, फुटर अलग, किसी में साइड बार भी होता है। साइड बार की अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो साइड बार के एग्जांपल के लिए मैं अपना पोर्टफोलियो ओपन कर लेता हूँ एक बार, और हम उसमें अच्छे से साइड बार देख पाएंगे और इन पेन्स को हटा देते हैं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ piyushtyagi.tech। अब यहाँ पर आप बहुत इजीली देख पाएंगे कि साइड बार होता क्या है। तो देखिए, साइड बार होता है कुछ ये, राइट, ये आपका साइड बार है, और ये हमारा हीरो सेक्शन है, और ये हीरो सेक्शन हमारा हर पेज पे सेम रहेगा। अबाउट मी में भी, सर्विसेज में या ब्लॉग्स में, सब में सेम रहने वाला है। सो बेसिकली साइड बार भी आपका हो सकता है और आपका हीरो सेक्शन हो सकता है। किसी वेबसाइट में और भी कुछ पार्ट्स हो सकते हैं जो कि एक वेबसाइट को मिल करके बना रहे हैं। तो React.js क्या बोलता है कि इस पूरी वेबसाइट को ना आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में,
और उन पार्ट्स को आप डिफरेंट अपनी फाइल्स में बना सकते हैं। एंड देन आफ्टर मेकिंग दम, हर एक पार्ट को बनाने के बाद आप उनको एक जगह एक फाइल के अंदर असेंबल कर सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे। ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक तो हम HTML की एक फाइल को मेंटेन कर रहे थे और हम उसी को बना रहे थे। अगर आपको एक जो भी आप एक पेज पे देख रहे हैं वो आपका एक HTML फाइल पे होता था, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास डिफरेंट HTML फाइल होती थी। हाँ, ये ज़रूर होता था कि आपके पास पेजेस के लिए अलग फाइल होती थी। मान लीजिए जैसे आपके पास ये हेडर सेक्शन है, तो आपके पास अगर मैं गेट AI गाइड पे क्लिक करूँगा तो इसके लिए आपके पास एक अलग पेज होगा, या डोनेट के लिए एक अलग पेज होगा। लेकिन फाइल तो अगर आपको ये जो पूरा एक साथ दिख रहा है, एक स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पूरी स्क्रीन को तो आपको एक ही पेज पर रखना होता था .html फाइल में। लेकिन रिएक्ट क्या बोलता है कि आप हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वेबसाइट का एक और पार्ट ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को, ठीक है, पिंक वाले बॉर्डर के अंदर है। मैं इसको भी ब्रेक डाउन कर सकता हूँ अलग अलग। उसमें कैसे कर सकता हूँ? मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ कि जो हमारे पास ये पैराग्राफ वाला, जो हमारे पास हेडिंग वाला सेक्शन है, मैं उसका एक अलग कंपोनेंट बना दूँ। कंपोनेंट में किस चीज़ को बोल रहा हूँ? एक पार्ट को, एक लेगो को। जैसे बस आपके पास लेगोस होते हैं ना, इसमें एक लेगो है ये। ऐसे ही मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो मेरा एक पैराग्राफ है ये एक अलग फाइल में होना चाहिए, जो मेरा बटन है ये एक अलग फाइल में होगा, और मेरा ये जो एक सबटाइटल टाइप में है ये मेरा एक अलग फाइल में होगा। और मैं इन सभी को बाद में अलग अलग बना के एक जगह असेंबल कर दूंगा। ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा करना भी पॉसिबल है कि आप चाहें तो जो आपके पास ये पूरा सेक्शन है, दिस सेक्शन, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि आप सिर्फ एक पार्ट में पिक्चर्स रख सकते हैं, इस पार्ट में आप पिक्चर रख सकते हैं, और सिर्फ एक पार्ट में, लाइक दूसरे पार्ट में आप सिर्फ चाहें तो ये टेक्स्ट वाला एरिया रख सकते हैं, और इस टेक्स्ट के अंदर भी आप काफ़ी कंपोनेंट्स बना सकते हैं। सो इसी चीज़ को हम कंपोनेंट बोलते हैं। मैंने 2-3 बार यहाँ पे कंपोनेंट ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। तो कंपोनेंट क्या है? सिंपली उस लेगो को हम कंपोनेंट बोलते हैं। इंग्लिश ग्रामर में भी थोड़ा सेंस बनाता है, बट हाँ, होता वही है। मतलब कि कंपोनेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपनी React.js की भाषा में या React.js की लैंग्वेज में, that components is like breaking down complex user interfaces into smaller manageable parts। ये सिंपल होता है, जैसे आप अपने टॉयज को अरेंज करते हैं डिफरेंट बॉक्सेस में, तो उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं फटाफट से, बहुत क्विकली। आप किसी भी वेबसाइट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। उन पार्ट को आप अलग अलग फाइल में कोड कर सकते हैं, अलग अलग फाइल में, उन्हीं रिस्पेक्टिव फाइल में CSS दे सकते हैं। उनके लिए इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट भी दे सकते हैं, और बाद में जब आप चाहें उनको तो एक साथ असेंबल करके आप प्रॉपर एक वेब पेज ला सकते हैं, प्रॉपर एक वेब ऐप बना सकते हैं। और जो हम इन पार्ट्स को अलग अलग वेबसाइट को जो हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, हम इन्हीं को कंपोनेंट बोल रहे हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? इन ये छोटे छोटे ब्रेकेबल पार्ट्स जो हमने ब्रेक करे हैं। सो मुझे लगता है कि आपको कंपोनेंट तो समझ में आ गया। जैसे मान लो, अगेन मैं फिर से क्विकली आपको रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये एक फाइल है, मैंने गलत कर दिया, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, कि अगर हमारे पास एक ये फाइल, एक हमारे पास सेक्शन है, तो मैं इस सेक्शन को 2 उसमें ब्रेक कर सकता हूँ। एक पार्ट मेरा ये हो सकता है छोटा सा, एक पार्ट ये हो सकता है। तो मेरे पास इसमें 2 कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट मेरे पास हो गया लेफ्ट वाला, एक कंपोनेंट हो गया राइट वाला। और जो राइट वाला कंपोनेंट है मेरे पास, उसमें और भी कंपोनेंट हो सकते हैं। टेक्स्ट के लिए मेरे पास अलग कंपोनेंट हो सकता है, इन बटन्स के लिए मैं अलग कंपोनेंट बना सकता हूँ। मतलब मैं इनको और ब्रेक कर सकता हूँ, अलग फाइल में कोड कर सकता हूँ। तो जो हम अलग फाइल में कोड कर रहे हैं हम उनको कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इनको, ये जो कंपोनेंट है, हम कहते हैं हम कोड कर सकते हैं, पर हम इनको कोड करते कैसे हैं? तो पहले तो मैं आपको एक स्पॉइलर देता हूँ कि कंपोनेंट कुछ भी नहीं होते, बल्कि आपका एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं। लेकिन इसको और आगे समझने से पहले हम एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं, और फिर हम इस कंपोनेंट को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन किया हुआ है, और मैं यहाँ पे बस 1 सेकंड में अपना डार्क मोड देखता हूँ, ऑन है? हाँ जी, ऑन है, ठीक है। तो अब रिएक्ट ऐप को आप क्रिएट कैसे करते हैं? आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक आपके पास है क्रिएट रिएक्ट ऐप, CRA, एक है आपके पास वीट यूज़ करना। दोनों ही टूल आपको प्रोवाइड कराते हैं रिएक्ट की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, बट नाउअडेज हम यूज़ करते हैं वीट, क्योंकि CRA काफ़ी स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वीट ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। वीट आप कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना भी सिखाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो एक इनकॉग्निटो मोड विंडो ओपन कर लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स इट इंटरप्ट्स, राइट। मेरे को यहाँ पे क्या सर्च करना है, वीट React.js में सर्च कर सकता हूँ, सिंपल। इंटरनेट मेरे को अपने आप दे देगा रिलेटेड।
या फिर मेरे को यहाँ पे सर्च करना चाहिए क्रिएट रिएक्ट ऐप यूजिंग वीट। ठीक है जी, अब हमारे पास वीट की ऑफिशियल वेबसाइट आनी चाहिए, जैसे ये रहा गेटिंग स्टार्टेड विद वीट। और यहाँ पे हमें अपने लिए टर्मिनल के लिए कमांड मिल जाएगी कि हमें क्या कमांड रन करनी है। तो क्योंकि हम npm यूज़ करने वाले हैं तो हम इस कमांड को कॉपी कर लेंगे, दैट इज़ npm create वीट एट लेटेस्ट। हम अपने VS कोड में जाएंगे, इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोलेंगे। किससे खोलते हैं हम? Ctrl+J से। हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और इसके बाद हम एक डॉट लगा सकते हैं अगर हमें इसी फोल्डर में चाहिए। तो मेरे को इसी फोल्डर में अपना रिएक्ट ऐप चाहिए, तो मैंने डॉट लगा दिया और मैं एंटर करूँगा। अभी मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि क्वेश्चंस पूछेगा कि भाई पैकेज नेम क्या रखना है। हम पैकेज नेम रिएक्ट कोर्स ही रख सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बेसिक्स। ठीक है, इसमें बाद में पूछेगा कि फ्रेमवर्क सेलेक्ट कीजिए, आपको वनीला चाहिए, आपको व्यू चाहिए, रिएक्ट चाहिए। तो मैं तो वीकली रिएक्ट चाहिए, सिंपल। टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट चाहिए। टाइप स्क्रिप्ट तो बाद में पढ़ लेंगे, अभी क्या करना है टाइप स्क्रिप्ट से। तो यहाँ पर आपका रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, बट इसके पहले हमें सिर्फ नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है। नोड मॉड्यूल्स क्यों चाहिए? देखिए, नोड मॉड्यूल्स आपकी सारी लाइब्रेरीज, सारे टूल्स को कंटेन करते हैं जो कि आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, npm इंस्टॉल। इस npm को आपको npm इंस्टॉल को रन करना है अपने फोल्डर में जिसमें कि आपका रिएक्ट ऐप है। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम इसका फटाफट से रिएक्ट ऐप जो हमने क्रिएट किया इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है पब्लिक। पब्लिक में आपके पास एक svg है, ये svg कुछ भी नहीं है, फेविकॉन है। तो पब्लिक को भी छोड़ देते हैं, पब्लिक में हम ज़्यादा काम भी नहीं करते हैं। मेन काम जो हम करते हैं वो सोर्स फोल्डर में करते हैं। सोर्स फोल्डर में आपके पास क्या क्या है देखते हैं। सोर्स फोल्डर में सबसे पहले आपके पास है एसेट्स। एसेट्स में आपकी इमेजेस होंगी। अगर आपने अच्छी खासी एप्लीकेशंस बनाई हैं जावास्क्रिप्ट में तो आपके लिए एसेट्स समझना आसान होगा, क्योंकि उसमें भी जब आप फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें आप एसेट्स का एक फोल्डर रखते हैं जिसमें कि आप सारे स्टैटिक रिसोर्सेज रखते हैं, जैसे इमेजेस हो गया, फॉन्ट्स हो गया, ये सब होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है app.css। देखो यहाँ पर भी हमारे पास CSS फाइल है .css से। एक है हमारे पास app.jsx। अब इस app.jsx को मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सारा कोड मैं यहाँ पर रफ कर दूंगा और मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे लिखूँगा RAFCE। ये मैंने क्या लिखा, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। अभी हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं फटाफट से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन बना हुआ है और इसके अंदर कुछ तो लिखा हुआ है रिटर्न डेव, बट हमने जावास्क्रिप्ट में तो नहीं देखा कि हम कुछ ऐसा रिटर्न कर सकते हैं। देखो भी मत, नहीं देखना, इसको हम अभी पढ़ेंगे आगे। बट अभी आप सिर्फ इतना समझो कि ये हमारा कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट क्या है? एक फंक्शन, सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि कुछ रिटर्न कर रहा है, और ये फंक्शन आपका डिसाइड करता है कि आपका UI दिखेगा कैसे। हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना टर्मिनल वापस से ओपन कर लेते हैं। हमारी npm इंस्टॉल फुल फिनिश हो चुकी है, तो अपना रिएक्ट ऐप हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं क्विकली। हमारे पास एक main.jsx है। main.jsx आपकी ऐप फाइल को कंटेन करती है, ऐप कंपोनेंट को। अगेन ऐप है क्या, फंक्शन है, और ये ऐप क्या है, आपकी फोल्डर का, आपके एप्लीकेशन का एंट्रिंग पॉइंट है। जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो आपका UI में दिखेगा। क्यों दिखेगा अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने अपना ऐप क्रिएट कर लिया है, हमने npm इंस्टॉल भी रन कर लिया, तो क्या करना है, हमको इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे, सिंपल सा, अगर आपको कोई भी कमांड देखनी है, स्टार्ट कैसे करेंगे, बिल्ड कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, आप सिंपली जाइए package.json में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेव के लिए क्या है, वीट। हमें अपना बिल्ड तो करना नहीं, हमें सिर्फ अभी देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे npm run dev, और ये जैसे ही रन होगा, मैं भी आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ये आपके पास एक लिंक आएगा, इसको आप Ctrl+ क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+C करके इसको अपनी जिस भी ब्राउज़र में आप चाहें उसमें रन कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी विद इन सम सेकेंड्स। ठीक है जी, हमारे पास ये रन हो रहा है और हम इसको मल्टी विंडो में ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कंपोनेंट्स। कोई कंपोनेंट है क्या? मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट आपके UI को अफेक्ट करते हैं, और कंपोनेंट है क्या कि आपकी जो वेबसाइट है उसको स्मॉलर पार्ट में हमने ब्रेक डाउन किया और हम उसको एक जगह असेंबल कर देते हैं। तो अब हम इन सभी थ्योरी का हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर में हमने देखा कि हमारे पास सोर्स में 4 मेन फाइल्स थी, जिसमें कि CSS फाइल है जो कि आपकी यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है, बट अभी तो इंपोर्ट नहीं हो रही है। आप app.css को भी इंपोर्ट कर सकते हो, ना चाहे तो नहीं भी चाहिए। ये बेसिकली इस कंपोनेंट के लिए स्टाइलिंग है। कंपोनेंट की मैंने आपको बोला था ना कि स्टाइलिंग भी आप रख सकते हैं, अलग अलग फाइल हो सकती है वेबसाइट के पार्ट्स की, और उसकी स्टाइलिंग भी हो सकती है रिस्पेक्टिवली।
ऐसे ही जो हमारे पास main.jsx है जो कि इस कंपोनेंट को, इस ऐप फंक्शन को कंटेन करता है, यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा ना बेसिकली वो यहाँ पे शो होगा, क्योंकि यही है जो कि आपका एप्लीकेशन के यूआई को अफेक्ट कर रहा है, यही डिसाइड कर रहा है कि आपका कौन सा फंक्शन शो होगा आपके वेब पेज पे। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन, हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ react dom डॉट क्रिएट रूट। सो इट शोज़ कि हमारे पास कुछ तो react dom करके है जो कि एक रूट क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो यार, ये देखा बोल रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये तो जावास्क्रिप्ट का डॉम है, ये हो क्या रहा है। सो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, आपके पास है index.html। index.html में आपके पास सिर्फ एक डिव है, ओनली वन डिव, एंड दैट इज दिस, और जिसकी आईडी क्या है, रूट है। और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लोड हो रही है जो कि main.jsx है, और main.jsx तुम्हारी क्या है, कंट्रोल क्लिक अगर हम करेंगे, ओ ये है, तो इसका मतलब क्या है यार, ये तो HTML और जावास्क्रिप्ट ही है बिहाइंड द सीन्स। हमने एक HTML फाइल ली, उसमें हमने सिर्फ एक डिव डिफाइन करा जिसको हमने आईडी दे रखी है रूट, और इस रूट को ही हम कहीं ना कहीं कुछ करके हम यहाँ पे हम कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं क्रिएट रूट, हम इसको एज अ रूट यूज़ कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं जो कि हम आगे देखेंगे ऑफ कोर्स। बट अभी के लिए हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को उसको सामने रेंडर भी कर रहे हैं, हमारे पास कुछ रेंडर मेथड भी है, और हम यहाँ पे उसको एक्सेस भी कर रहे हैं एलिमेंट को, जैसे कि हम डॉम में किया करते थे। जावास्क्रिप्ट तो आनी पड़ेगी ना भाई डॉम में समझने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने एक फंक्शन को शो कर रहे हैं, फंक्शन या कॉम्पोनेंट बोल सकते हैं। अब इन कंपोनेंट को ही डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो इन कंपोनेंट्स को ही पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि ये है कि। आगे बढ़ने से पहले हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने देखा क्या है। तो देखो अभी तक हमने ये देखा कि React.js हमसे कहता है कि आप अपनी वेबसाइट को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन करके उन स्मॉलर पार्ट्स को एक फाइल के अंदर असेंबल कर सकते हैं, असेंबल या यूज कर सकते हैं, ठीक है। यह भी हमने देखा। इतना हमने रिएक्ट से समझा कि हम रिएक्ट में कुछ इस तरीके से अपनी वेबसाइट्स को अप्रोच करते हैं। इन स्मॉलर पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास जो स्मॉलर पार्ट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बेसिकली बोलते हैं रिएक्ट की लैंग्वेज में कंपोनेंट्स। और ये कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, दीज आर ओनली दी फंक्शंस, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। ये क्या है, फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिएक्ट में सोचते हैं। दूसरा, जब भी हम इन फाइल्स को बनाते हैं, लाइक इन कंपोनेंट्स फाइल को हम बनाते हैं, हमें जो यूज़ करना होता है, हम दो तरीके की चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या तो हम .js यूज़ कर सकते हैं या फिर हम .jsx यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही ठीक है अपनी जगह पे, बट आप एक ही चीज़ यूज़ करिए अपने पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर में, या तो .jsx या .js। JSX क्या है ये हम देखेंगे बट आफ्टर कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स को ही डिटेल में समझ लेते, तो देखते हैं कि ये कंपोनेंट हमारा UI डिसाइड कैसे करते हैं, और ये कंपोनेंट ही हमारा UI होता है। इस चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, क्योंकि हमने डेफिनेशन में आपको बताया था कि कंपोनेंट आर लाइक योर UI, है ना। ये जो आपके इंटरफेस को आप ब्रेक डाउन करते हैं वेबसाइट को, यही आपके कंपोनेंट्स हैं, और ये कंपोनेंट आपके जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। इससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी main.jsx है, main.jsx है, जो कि हमारी एंट्री फाइल है, यहाँ पर जो भी कंपोनेंट होगा, मतलब जो भी फंक्शन होगा इसके अंदर हमारे पास, वही हमें इंटरफेस पे दिखेगा, ठीक है। तो जितने भी हम अपनी वेबसाइट को, मान लो एक हमारे पास वेबसाइट और उसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं, लाइक हेडर, फुटर, साइड बार, मेन बॉडी, आप उन सभी को यहाँ पर नेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे अभी मैं दिखाता हूँ। और हम एक चीज़ और करते हैं, index.css को ना हम पूरा डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एकदम रॉ फाइल आ जाएगी जिसमें सिर्फ हमें ये ऐप दिख रहा है, ठीक है। सो हमारे पास एक ये कंपोनेंट है जो कि हमारा ऐप दिखा रहा है। मान लो मैं इस डिव के अंदर कुछ भी लिख दूँ, फॉर एग्जांपल हेलो दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट, तो हमारे पास ये लिख के आ जाएगा, देखो हेलो दिस इज माई फर्स्ट कंपोनेंट। और मैं इसमें एक और चीज़ कर सकता हूँ क्या, अगर मान लो मुझे न्यू कंपोनेंट बनाना है, मेरे पास एक वेबसाइट है, मुझे उसका हेडर बनाना है, मैं कैसे बनाऊँगा, बहुत सिंपल है। मैं अपने सोर्स फोल्डर में जाऊँगा, न्यू फाइल क्रिएट करूँगा विद द कैपिटल, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, ये आपका नेमिंग कन्वेंशन है कंपोनेंट्स में। तो मैं बोलूँगा H कैपिटल header.jsx, आप JS भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम JSX यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कैसे क्रिएट करते हैं आप अपने कंपोनेंट को, आप उसका फंक्शन बनाते हैं।
ऐप में तो हमने एरो फंक्शन बनाया था, लेकिन इसमें चलो हम प्योर फंक्शन बना के देख लेते हैं। मैं कहूँगा यहाँ पे फंक्शन हेडर, ठीक है। एंड फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं आप कुछ इस तरीके से, ये हमारा क्या ट्रेडिशनल फंक्शन है, ठीक है। सो ये आपका ट्रेडिशनल फंक्शन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जब आपने फंक्शन क्रिएट कर लिया इसको आपको एक्सपोर्ट करना होता है। तो आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट हेडर। आफ्टर एक्सपोर्टिंग दिस नाउ यू कैन यूज दिस फंक्शन। बट इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है कि इस फंक्शन के पास रिटर्न स्टेटमेंट ज़रूर होनी चाहिए। रिटर्न स्टेटमेंट बोले तो कैसा, हम यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, देखो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जहाँ भी यूज़ हो रहा है उसका मतलब क्या है कि आप जब उस फाइल में से कुछ इंपोर्ट करेंगे तो आप उसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट आपके पास यही हो के आएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। मुझे ये जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा एक H1, और ये H1 क्या होगा, हेलो आई एम हेडर, ठीक है। अभी ये हमें देखो यहाँ पे UI पे शो नहीं हो रहा, जबकि हमने इस फंक्शन के अंदर लिख दिया है। देखो यार, अभी हमने करा कुछ भी नहीं है, हमने सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिया है, और हमें पता है कि जब हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन में जब एक से ज़्यादा लाइन होती है, फंक्शन स्टेटमेंट एक लाइन से ज़्यादा होता है, तो हमें उसमें रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड के बाद हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस भी लगाने पड़ेंगे अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड करने में चाहूँ, बट अभी मैं वो नहीं कर रहा। अब आपको यहाँ पर अगर इसको UI में दिखाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इम्पोर्ट। और इम्पोर्ट आप कुछ इस तरीके से करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आपको ES6 आनी चाहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल आने चाहिए। मैं इम्पोर्ट करूँगा इम्पोर्ट हेडर फ्रॉम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँगा डॉट डॉट स्लैश, मैं उस पैकेज तक पहुँचूँगा, उस फाइल तक, सोर्स स्लैश हेडर, मेरे पास आ गया यहाँ पे हेडर। और अब मैं इस हेडर को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट मेरे पास यहाँ पे अभी एरर आएगा। एरर क्या है, हमेशा एक चीज़ देख समझ के चलना कि जब भी आप कंपोनेंट्स में कोई भी चीज़ नेस्ट कर रहे हो, या फिर आप एक लाइन से ज़्यादा कोई भी कोड लिख रहे हो, आप एक लाइन से ज़्यादा कुछ भी लिख रहे हो, तो उसका पेरेंट एक होना चाहिए। मतलब इस रिटर्न स्टेटमेंट का पेरेंट एक ही हो सकता है, दो पेरेंट नहीं हो सकते। और इसमें सिबलिंग्स भी अलाउड नहीं है। पेरेंट के अंदर सिबलिंग्स अलाउड हैं, लेकिन आप लाइन बाई लाइन ऐसे नहीं लिख सकते। सो आप यहाँ पे दो तरीके यूज़ कर सकते हैं इस एरर को हटाने के लिए। जैसे कि इसमें आ भी रहा है कि JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। ये JSX क्या है अभी समझ लेंगे 2 मिनट में, लेकिन पहले कंपोनेंट देख लें। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको कट करूँगा, और मैं इसमें यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है अभी, ये है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट्स। रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या करता है, इसका एक पेरेंट बना देता है ये। इसकी जगह आप कुछ भी यूज़ करते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं लाइक समथिंग लाइक दिस डिव। और जब आप डिव बना लेंगे तो आप इस डिव के अंदर इसको पेस्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली। अभी आपका एरर नहीं आएगा। मतलब बेसिक सी बात यह है कि आपके पास एक ही पेरेंट होना चाहिए जो कि सब चीज़ को आपका रैप करे। तो अभी यहाँ पर हमारा डिव रैप कर रहा है, यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट भी रैप कर सकते हैं। रिएक्ट फ्रेगमेंट होता है ऐसे, दिस इज रिएक्ट फ्रेगमेंट, ठीक है। VS कोड अपने आप बना देगा, आपको तो सिर्फ स्टार्टिंग का सिंटैक्स लिखना होता है। अब हमारे पास यहाँ पर भी देखो क्या आ रहा है, हेलो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। और जैसे मैं इसको कंट्रोल+ सेव करूँगा, मेरे पास यहाँ पे हेलो आई एम हेडर भी आ रहा है। इससे आपको क्या पता चला कि ओके हम यहाँ पे कंपोनेंट की नेस्टिंग कर सकते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप जावास्क्रिप्ट की ब्यूटी यहाँ पर देखना चाहेंगे कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ही यूज़ हो रहा है। देखो ये ऐप क्या है, ये फंक्शन ही तो है एक, ये ऐप है क्या, व्हाट इज दिस ऐप, दिस इज अ फंक्शन, जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। ये रिटर्न क्या कर रहा है, अनदर जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जावास्क्रिप्ट फंक्शन। इसमें जावास्क्रिप्ट फंक्शन कहाँ है सर, यार ये हेडर क्या है, ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही तो है आपका। कंपोनेंट क्या होता है, फंक्शन होता है। हमने एक दूसरी फाइल में इसको बनाया हुआ है, लेकिन ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक अनदर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। और इस फंक्शन में एक डिव भी है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये कंपोनेंट है, अगर आप उसके पेरेंट के अंदर कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। आप इसके अंदर एक HTML का एलिमेंट भी रिटर्न कर सकते हैं, आप एक फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हैं, आप एक कंपोनेंट भी रिटर्न कर सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये कंपोनेंट भी दो तरीके से डिफाइन होते हैं वैसे। फर्स्ट हमारा होता है सिंपल फंक्शन की तरह, दूसरा हमारा होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट पे ही ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे कि हम कंपोनेंट को नेस्ट कैसे कर सकते हैं। चलो ये तो मेरा हेडर हो गया, मैं इस डिव को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया किसी भी साइट का एक हेडर। हम इसको रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास ये हेडर आ रहा है। मेरे पास इसमें क्या हो सकता है, मेरे पास इसमें फुटर भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है। कैसे करेंगे हम उसको, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको।
आप फिर से अपने सोर्स फोल्डर में जाएंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे, समथिंग लाइक मेन, आप या तो मेन बोलिए या फिर आप बोल सकते हैं हीरो, ठीक है। फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, hero.jsx। और यहाँ पर फिर आप अगेन क्या कर सकते हैं, या तो आप अपने आप फंक्शन पूरा लिखो, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, दैट इज RAFCE। इसका मतलब क्या है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट अपने आप हो जाएगा। एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है किसी अनदर कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए या कंपोनेंट फाइल में यूज़ करने के लिए। अब मेरे पास ये हीरो आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अपने ऐप में जाऊँगा और मैं यहाँ पे बहुत ईजिली क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दिया है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे करके सिर्फ ऐप लिखूँगा यहाँ पे, सिर्फ मैं यहाँ पे हीरो लिखूँगा, HERO हीरो, और ये अपना आप इंपोर्ट कर लेगा VS कोड, और मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ओपनिंग टैग मैंने यहाँ पे करा, हीरो लिखा, क्लोज कर दिया, वो अपने आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर इंपोर्ट नहीं कर रहा तो आप पहले उसको इंपोर्ट कर लो, तो यहाँ पे हीरो भी शो होगा। ये हमारे पास हीरो आ रहा है क्योंकि मैंने हीरो में क्या लिखा है, सिर्फ हमने यहाँ पे हीरो लिखा है डिव के अंदर। H1 H2 भी हम इसको कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमें क्या समझने वाली बात है कि हमें फंक्शन डिफाइन करना होता है और उसको हमें एक्सपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट मॉड्यूल यूज़ करके। जावास्क्रिप्ट जिसने पढ़ी है वो एक्सपोर्ट मॉड्यूल समझ रहा होगा। और हम उसको इंपोर्ट करते हैं किसी भी और कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए। हम चाहें तो इस हीरो को हम इस हेडर कंपोनेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ये हेडर अभी तो हमें रिटर्न कर रहा है एक H1, लेकिन अब मुझे क्योंकि एक लाइन से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लूँगा। कर्ली ब्रेसेस ना लेके मैं यहाँ पे लूँगा ब्रैकेट्स, ठीक है। और इन पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, बेसिकली मैंने यहाँ पे H1 पेस्ट कर दिया। और क्योंकि मैं जैसे मान लो यहाँ पे मैं हीरो तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हीरो मेरा इंपोर्ट भी हो जाएगा। लेकिन अगेन JSX मतलब इस सिंटैक्स का एक एलिमेंट पेरेंट होना चाहिए, रिटर्न का क्या होना चाहिए, एक पेरेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ कर रहा हूँ। रिएक्ट फ्रेगमेंट आपका ये वाला सिंटैक्स को हम रिएक्ट फ्रेगमेंट बोलते हैं। इसके अंदर अगर वी करूँगा तो यहाँ पे अब 2 हीरो शो करेंगे, एक हेडर से आ रहा है, एक ऐप से आ रहा है। तो ये 2 हीरो, मैं ऐप का थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट का आप कैसे करते हैं, Ctrl/, ऐसे हो गया कमेंट आउट। अब यहाँ पे एक ही और हीरो आएगा जो कि हेडर से आ रहा है। इट शोज़ कि आप कंपोनेंट्स को नेस्ट भी कर सकते हैं। आप कंपोनेंट्स को ज़्यादातर नेस्ट कर कर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो मेन फाइल तो ये है जो आपकी UI को अफेक्ट करेगी। मैं जो भी यहाँ पे कर रहा हूँ वो मेरे UI में शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स को ही आप यहाँ पे असेंबल करेंगे, मतलब फंक्शंस को असेंबल करेंगे, तो आप कंपोनेंट्स को नेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे कुछ तो डिफरेंट कर रहे हैं यार। आप कह रहे होगे यार ये तो कुछ HTML जैसा हम सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं, कभी हम फंक्शन जैसा सिंटैक्स यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिंटैक्स है क्या एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। तो इस सिंटैक्स को हम बोलते हैं JSX। हम इस सिंटैक्स को बोलते हैं JSX। JSX एक स्पेशल सिंटैक्स होता है जो कि रिएक्ट में यूज़ होता है, और ये हमें डिफाइन करता है कि हमारा इंटरफेस दिखेगा कैसे। ऑब्वियसली कंपोनेंट आपका रिटर्न करते हैं JSX, लेकिन उस लैंग्वेज में जिस सिंटैक्स में आप लिख रहे हो उसको आप JSX बोलते हो। जैसे कि हम यहाँ पे हेडर लिख रहे हैं, अभी के लिए मैं इसको बिल्कुल क्लीन करूँगा यहाँ पे, और मैं कुछ नहीं दिखाता, ठीक है। मेरे पास अभी डिव है सिर्फ, तो ये क्या, ये तो HTML का पार्ट है सर। बिल्कुल सही बात है, HTML का पार्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ जो कि आपको सरप्राइज़ करेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HTML में हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, CSS के लिए वही कर लेते हैं। या उससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस HTML के अंदर मैं आपको HTML की और टैग दिखा देता हूँ। मैं डिव के अंदर P भी ले सकता हूँ, मैंने ये P ले लिया, और P के अंदर मैं कुछ कहूँगा हेलो आई एम JSX, ठीक है। तो यहाँ पे शो करेगा मुझे हेलो आई एम JSX। मैं इसको भी जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, हेलो आई एम JSX, ओके। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं HTML तो लिख ही सकता हूँ इस JSX में। JSX बेसिकली क्या होता है, एक एक्सटेंशन, आपका एक XML भी हम इसको बोल देते हैं। ये मार्कअप लैंग्वेज ही है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें कि आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को एक साथ लिख सकते हैं। CSS को भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, HTML में आपके पास क्या होता था, क्लास होती थी, बट यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि क्लास नेम। आप यहाँ पे कुछ भी क्लास नेम दे दीजिए, मैं दे देता हूँ, चलो P दे देता हूँ इसको क्लास नेम अभी के लिए। अब मैं इस P को डिज़ाइन करता हूँ, कैसे कर सकता हूँ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इम्पोर्ट। मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि आप CSS को, एक CSS जो कि आपकी अलग फाइल में डिफाइन है। ऑब्वियसली अगर आपको टेलविंड आता है आप टेलविंड यूज़ कर सकते हैं, बट ये नोट है जिनको टेलविंड आता है, जिनको भी सिर्फ CSS आता है कोई दिक्कत नहीं है यार, CSS करो बहुत बढ़िया है, टेलविंड तो आप एक दिन में सीख जाओगे। हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे, CSS फाइल। इस कंपोनेंट के लिए मेरे पास ऑलरेडी डिफाइंड CSS फाइल है, जो कि है मेरे पास app.css, लेकिन मैं अलग फाइल भी डिफाइन कर सकता हूँ, करके दिखाऊंगा अभी। app.css को मैंने इंपोर्ट करा,
अब ये क्या कह रहा है मेरे से, रिसेट करता हूँ मैं इसको कि ओके फेल टू गेट दी ऐप डॉट सी एस एस। कोई बात नहीं यार, डॉट स्लैश करो, यहाँ पे सोर्स में जाएंगे, हम स्लैश करेंगे तो ऐप डॉट सी एस एस का हमारे पास रिकमेंडेशन आ रहा है, ऐप डॉट सी एस एस। और इस ऐप डॉट सी एस एस में जा कर के हम क्या कर सकते हैं, कुछ मेरे पास सी एस एस पहले से और ये अप्लाई भी हो गई है, सेंटर में आ गया टेक्स्ट अपने आप। मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। मैं इसको क्या बोलूँगा कि जो मेरे पास डॉट पी है उसको कलर दे दो आप रेड। बिल्कुल सी एस एस लिख रहे हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहे, बस JSX में हम एप्लीकेशन शो कर रहे हैं कि आप CSS को कैसे यूज़ करते हैं। आपके पास HTML में क्लास होती थी, यहाँ पर आपके पास क्लास नेम है। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया सर। आप कहीं भी CSS यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन अगर आपको क्लास देंगे क्लास नेम, और मैं इसको बोल लेता हूँ डिव, मैं इसको बोल सकता हूँ मेन डिव। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ अगेन, क्योंकि क्लास नेम है तो डॉट मेन डिव, और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, तो इससे क्या होगा, सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अभी सेंटर में आ गया। ठीक है जी, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। दूसरा क्या है, हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको क्या यूज़ करने पड़ेंगे, कर्ली ब्रेसेस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करा कुछ इस तरीके से, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू पीयूष। ठीक है, मैं अपना नाम यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से तो आप वेरिएबल तो यूज़ कर ही सकते हैं जावास्क्रिप्ट के React.js में, क्योंकि यार ये है तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बिल्ड ना, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ हेलो आई एम, अब मुझे यहाँ पे चाहिए ये पीयूष नेम। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे आप इसको, सिंपल है, $, कर्ली ब्रेसेस, या $, आपको भी नहीं भी चाहिए, मैं भी आपको बताऊँगा क्यों नहीं चाहिए। और आपको यहाँ पे नेम चाहिए, क्योंकि ये नेम हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। उसके बाद आप सिंपली नेम टाइप कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो आई एम पीयूष। अगर आप यहाँ पे ये $, यूज़ भी करते हैं तो उससे कुछ क्रिएट नहीं होगा, उससे $, आ जाएगा। $, हम यूज़ करते हैं जब हम टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, सॉरी लिटरल ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। जावास्क्रिप्ट वालों को पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सो मैं अगेन बोल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये नेम हो गया। सो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया इन 2-3 पॉइंट्स में, CSS कैसे यूज़ करते हैं हम रिएक्ट फाइल में। चलो हेडर पे हम अलग से CSS करके दिखा देंगे आपको बाद में, लेकिन हेडर की आप अलग से CSS फाइल बना सकते हैं अपने सोर्स फोल्डर में, और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट मत भूलना किसी भी कंपोनेंट का यूज़ करने से पहले, CSS फाइल को यूज़ करने से पहले। और यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसको ध्यान से सुनना, दैट इज कंपोनेंट्स आर JSX। हाँ, ये क्या बात हुई, रिमेंबर हमने कंपोनेंट्स के बारे में बात करी अभी। वो करते क्या है, वो JSX ही तो रिटर्न कर रहे हैं। आप देखो, जो हम आपको लैंग्वेज कंफ्यूज कर रही होगी, आई एम वेरी श्योर कि हम ये लिख क्या रहे हैं, ये JSX ही तो है, और ये JSX ही आपका UI डिफाइन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, हमारा जो UI इंटरफेस है क्या वो कंपोनेंट बताता है कैसा होगा, या वो JSX बताता है कैसा होगा। तो यार देखो, वो बताता कंपोनेंट ही है, क्योंकि कंपोनेंट ही रिटर्न कर रहा है JSX। लेकिन उस UI को डिफाइन करने के लिए, उस UI को लिखने के लिए जो हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं वो हमारा होता है JSX। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे फाइल के एक्सटेंशन भी यूज़ कर रहे हैं .jsx। हम इसको .js भी यूज़ कर सकते हैं, इस JSX को भी हम JSX सिंटैक्स को हम तब भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम .jsx लिखते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, मान लो आपने एक फाइल डिफाइन कर सकते हैं .jsx से, एक फाइल आप डिफाइन करेंगे .js से, तो जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो उसमें एरर शो करेगा। ठीक है, और आपने इसमें ये भी देखा, एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं HTML के, जैसे कि HTML होता था, CSS में होता था ना क्लास ID, हम यूज़ कर सकते हैं। बस डिफरेंट ये है कि क्लास की जगह क्लास नेम आ जाता है, ID की जगह ID ही रहता है, ID की जगह कुछ नहीं आता, ID की जगह ID रहता है। अच्छा, क्या हम इसमें सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ कर सकते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग ये क्या होता है गाइस? HTML में सेल्फ क्लोजिंग टैग होते थे ना, जैसे इमेज या फिर इनपुट्स, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। एक इमेज लगा के देख लेते हैं, इमेज कैसे होगा। सिंपली आपको इमेज टाइप करना है, इसको सेल्फ क्लोज कर देना है। ठीक है, सेल्फ क्लोज कर देंगे और इसमें हम सोर्स देंगे। जैसे आप S लिखोगे, VS कोड आपको अपने आप सजेस्ट करेगा, ऑटो रिकमेंडेशन आएगी, और इसमें से आपको सिलेक्ट करना है सोर्स। सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आपके पास मान लो कोई एसेट्स में इमेज है ऑलरेडी, उस इमेज को आप किसी भी कंपोनेंट में या अपने UI में दिखाने के लिए कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगेन यूज़ आता है इंपोर्ट स्टेटमेंट का।
इंपोर्ट का, हम इमेज को इंपोर्ट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, अपने फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पर कि मैंने इस VS कोड को खोला हुआ है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, उसमें मैं एसेट में एक इमेज डाल देता हूँ कहीं से भी ढूंढ के। अपने कंप्यूटर से मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। चलो आपको स्पॉइलर दे देंगे, जो हमने स्लाइड्स में एक इमेज यूज़ करी थी हम उसी को यूज़ कर लेते हैं और हम इसके एसेट्स में बस 1 सेकंड में इसको पेस्ट कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड और मैंने ये कर दी। अब आप अपने VS कोड में ही कोई भी इमेज आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सोर्स फोल्डर में करनी है लेकिन पब्लिक फोल्डर में नहीं। काम हम किस पे करते हैं, सोर्स फोल्डर में। सोर्स फोल्डर में हम इमेज कहाँ रखेंगे, एसेट्स में। रख तो आप बाहर भी सकते हैं लेकिन हमें अपने कोड को मैनेजेबल रखना है ना, अपने कोड को एफिशिएंट रखना है, क्लीन कोड लिखना है, तो एसेट्स में रखा। एसेट्स में हमारे पास एक इमेज का नाम है दैट इज नीड ऑफ प्रॉप्स डॉट JPG, स्लाइड का ही पार्ट है, आगे आने वाला एक टॉपिक है। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, सिंपल है, इंपोर्ट। आप इमेज को एक्सपोर्ट नहीं करते हो, वो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाती है। बस आप उस इमेज को नाम देते हो इंपोर्ट करते वक्त। मैं कहता हूँ image1, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से आ रही है, // सोर्स फोल्डर के अंदर है हमारा एक एसेट्स फोल्डर, / वहाँ पे हमारे पास है एक नीड ऑफ प्रॉप्स डॉट JPG करके कोई तो इमेज है। नाम करेक्ट होना चाहिए बस। जैसे आप Ctrl+ सेव करेंगे अभी कुछ भी शो नहीं होगा। अगर आपको देखना है कि आपने पाथ सही यूज़ किया है नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के ये जो आपका नाम है ना, ये जहाँ से पाथ जहाँ से आ रहा है, जहाँ से आपकी इमेज आ रही है, ये नाम तो कुछ भी हो सकता है, ये नाम भी कुछ भी हो सकता है और हेडर का नाम भी कुछ हो सकता है। बस पाथ आपका मैटर करता है कि आप क्या चीज़ उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पाथ है, अगर आप इस पर Ctrl+ क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इमेज खुल के आ जाएगी कि ठीक है, तो आप सही करेक्ट, आप सही इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इस इमेज को हम यूज़ कैसे करेंगे, अगर आपका कोई लिंक है तो आप ऐसे ही पेस्ट कर देंगे इसको यहाँ पे। बट अगेन अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया तो मतलब वो क्या है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। जावास्क्रिप्ट में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं ना आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। JSX में हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कैसे करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लो यार। और जावा हमने नाम क्या दिया, image1, सिंपल, Ctrl+ सेव, इमेज शो हो गई। आई नो ये गंदी शो हो रही है बट हमने क्योंकि इसको CSS नहीं दिया इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेज यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखी कि अगर हम इमेज के अंदर भी हम किसी भी जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने इंपोर्ट करी तो वहाँ भी हमें कर्ली ब्रेसेस चाहिए, तो इन चीज़ों को तो भूलना नहीं, ठीक है। एक बार क्विकली समराइज कर लेते कि अभी तो हमने क्या सीखा। हमने सीखा कंपोनेंट्स क्या है, हमने सीखा रिएक्ट में सोचते कैसे, सिंपली सोचते हैं, अपनी बड़ी सी वेबसाइट को छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, उन पार्ट्स को हम कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, और जो पार्ट है हम उनको और ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग फाइल में उनका कोड लिख सकते हैं, बाद में हम उसको एक जगह असेंबल करके अपना वेब पेज बना सकते हैं। और हम इसको और डिटेल में इसकी प्रॉपर एकदम सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब हम धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स को अप्रोच करेंगे, जब हम उन पार्ट्स को ब्रेक डाउन कर करके हम बटन को एक अलग फाइल में बनाएंगे, ठीक है, हम उसके इमेज को एक अलग फाइल में करेंगे, मतलब हम सारे सेक्शंस को अलग अलग पीसेस में ब्रेक करेंगे और यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास प्रॉप्स क्या होते हैं, सॉरी प्रॉप्स नहीं देखा हमने भी, इमेज के चक्कर में मैंने प्रॉप्स बोला है। हमने सीखा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट उन्हीं पार्ट्स को हम कंपोनेंट बोलते हैं। हम उसको रिएक्ट में कैसे डिफाइन करते हैं, कंपोनेंट्स कुछ भी नहीं होते, फंक्शंस होते हैं जो कि आपको रिटर्न करते हैं JSX क्या एक सिंटैक्स है रिएक्ट JS का, जिसमें कि आप HTML और जावास्क्रिप्ट का मिक्सचर कोड लिखते हैं। मैक्सिमम वो HTML जैसा दिखता है लेकिन आप उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। और जब जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, चाहे आप वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इमेज के अंदर भी कोई भी जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको कर्ली ब्रेसेस तो यूज़ करना ही पड़ेगा। ये JS की एक पॉलिसी है कि भाई ऐसा तो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा, एक कंपोनेंट हुआ या फिर आपका एक प्रॉप मेथड आएगा, एक प्रॉप कॉन्सेप्ट आएगा, सॉरी, वो कोई रिएक्ट JS की प्रॉपराइटरी नहीं है, मतलब रिएक्ट JS में कोई न्यू नहीं आया था, ये पहले हो रहा था PHP वगैरह में, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को उठाया गया, रिएक्ट JS के लिए उसको मॉडिफाई किया गया और उन सबको यूज़ करके आपको एक फैंटेस्टिक लाइब्रेरी दे दी गई जिससे कि आप अपने UI इंटरफेसेस को बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो अभी तक हमने एक कोर कॉन्सेप्ट समझा जो कि था कंपोनेंट्स। दो कोर कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं रिएक्ट JS के, जो कि है स्टेट एंड प्रॉप्स। तो चलो अब अगले सेक्शन में प्रॉप्स को समझते हैं, उसके बाद हम स्टेट को समझेंगे और ये काफ़ी डिटेल्ड होगा। जैसे कि आपको कंपोनेंट देखा ना आपने कितना डिटेल हो गया, तो ये सब होगा। और हाँ, हमने नेस्टिंग भी देखी कि हम कंपोनेंट्स को नेस्टिंग कैसे करते हैं,
मैक्सिमम केसेस में कंपोनेंट को नेस्ट ही करेंगे, चाहे वो आप रूट कंपोनेंट में नेस्ट कर रहे हैं। रूट कंपोनेंट मतलब जो आपका एंट्री फाइल में, जो आपकी मेन एंट्री फाइल है उसमें आपका रेंडर होता है। एंट्री फाइल मतलब सिंपल है यार, main.jsx, जहाँ पे आपका react dom.create_root फंक्शन होता है, वहाँ पर आपका रूट फाइल होती है और उसके अंदर आपका रूट कंपोनेंट आता है। सो ये सब चीज़ें हैं, जार्गन है, बट एट द एंड आपको समझ आ ही जाएंगी जब धीरे धीरे काम करेंगे। थोड़ी अभी आ गई होंगी, थोड़ी थोड़ी आपको धीरे धीरे आती रहेगी। नाउ लेट्स गो एंड हम पढ़ते हैं अपने प्रॉप्स के बारे। सो इन दिस सेक्शन वी विल ट्राई टू लर्न एंड मास्टर प्रॉप्स। हम स्टार्ट करेंगे समझने से कि प्रॉप्स हैं क्या, इनकी नीड क्यों है, और हम इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बेस्ड तरीके से पढ़ेंगे। हम पहले प्रॉब्लम देखेंगे कि हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉप्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, बाद में हम इस डेफिनेशन पे आएंगे, इस वाली स्लाइड पे आएंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं है क्या हमारे पास। सो बेसिकली मैंने अपने VS कोड में, हमने एक साइड में मैंने VS कोड खुला हुआ है एंड इस तरफ आप ब्राउज़र में उसका रिजल्ट देख सकते हैं। बेसिकली मैंने किया क्या है, एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई है, आपको आती होगी अब तक, और उसमें मैंने एक कंपोनेंट बनाया है जो कि है कंपोनेंट्स के नाम से। एंड इस कंपोनेंट्स के नाम से मैंने इसके अंदर 3 मेनली कंपोनेंट बनाए हैं अभी के लिए। आप इस card.jsx को भी इग्नोर कर सकते हैं। 3 कंपोनेंट है मेरे पास, कार्ड A, कार्ड B एंड कार्ड C। इन तीनों में बिल्कुल सिमिलर सा कोड है, बिल्कुल सेम कोड है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हो साइड बाई साइड, दोनों में सिमिलर कोड है। बस फ़र्क ये है कि हमने कार्ड 1 कार्ड 2 चेंज किया हुआ है। 1 की जगह 2 है, 2 की जगह 3 है, एंड इमेज चेंजेस हैं, डेट्स इट। तो हमने कुछ खास नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया और उसको हमने ऐप में एक साथ रेंडर कर दिया है। इतना ही हमने किया अभी तक। अगर आप React.js को ध्यान से फॉलो कर रहे हैं और कंपोनेंट्स का मतलब समझ रहे हैं और रिएक्ट का मतलब इन जनरल समझ रहे हैं, तो आपको यहाँ कुछ दिक्कत दिख रही होगी, और वो प्रॉब्लम ये होगी कि सर हमारा React.js का ये काम था कि हम अपने जो रीयूजेबल है चीज़ें, या फिर हम जो रिपीटेटिव टास्क करते हैं, जो हम टास्क बार बार करते हैं, हम उसको मिनिमाइज़ कर पाएँ। राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये 3 कार्ड बनाए हैं और हमने उसके लिए अलग से 3 कंपोनेंट्स बनाए हैं। अगर हमारे पास ऐसे 30 कार्ड होते, फॉर एग्जांपल 300 भी हो सकते, 3000 भी हो सकते थे। मान लो कोई मूवी वेबसाइट है, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो वहाँ पे तो बहुत कार्ड हो सकते हैं। तो क्या हम 30,000 कंपोनेंट्स बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि अभी आपको प्रॉप्स नहीं पता। जब तक आपको प्रॉप्स नहीं पता तो आप फिर वही अपना घिसे पिटा काम करना पड़ेगा आपको, कि आपको हार्ड कोडेड डेटा यूज़ करना पड़ेगा और हर एक कंपोनेंट में जा जाके उसका डेटा चेंज करना पड़ेगा। पहले कंपोनेंट क्रिएट करो, उसमें इमेज इंपोर्ट करो, देन उसमें काम करो। ये तो कार्ड फिर भी छोटा है, मान लो इसमें एक बटन होता, इसमें लाइक्स नंबर होता। कार्ड तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना, तो आप फिर उसको हार्ड कोडेड करते। बट ऐसा नहीं है, रियल वर्ल्ड में काम ऐसे नहीं होता है। हमारे पास इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या बोलता है कि यार देखो, आपके जो React.js में कंपोनेंट है वो आपके रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी पार्ट है वेबसाइट का वो सिमिलर सा दिख रहा है, तो आप उसको क्या करो, उसके लिए एक अलग से कंपोनेंट बना दो बस, लेकिन एक ही कंपोनेंट बनाना है। मतलब हमारे पास 300 कार्ड है तो 300 कार्ड के लिए 300 अलग अलग कंपोनेंट नहीं, एक कॉमन कार्ड कंपोनेंट बनाओ और उसमें डायनामिकली डेटा को चेंज कर दो। अच्छा जी, ये तो इंटरेस्टिंग है, पर कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते और समझते हैं। देखो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो उसमें आपने समझा होगा कि हम फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। फंक्शन का आर्ग्यूमेंट का नेचर कैसा भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो खुद फंक्शन भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यही तो ग्रेटनेस है फंक्शन की जावास्क्रिप्ट में। बिल्कुल जी, सही बात है। और अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं React.js में वो खुद क्या है, फंक्शंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम फंक्शंस में कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और उससे हम कुछ कर सकते हैं शायद, क्योंकि फंक्शंस भी यही बोलते थे कि यार आपका जो काम है, जो रिपीटिशन होना है, या जो आपका बड़ा कोड है, मैं उसको छोटे से उसमें कर दूंगा। उसके लिए हम फंक्शन बना देते थे बेसिकली, है ना। ये तो फंक्शन होता था जो कि एक स्पेसिफिक टास्क कर देता था। हाँ, तो हम यहाँ पे बेसिकली जावास्क्रिप्ट के 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, जिनमें से एक है फंक्शंस, एक है हमारा ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर, और एक है थोड़ा सा डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हम डीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं। अब समझते हैं इसको आगे। हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक ही कार्ड बनाएंगे सिर्फ, उसकी CSS एक बार लिखेंगे हम,
जो कि अभी हमने एक बार ही लिखी हुई है CSS, लेकिन हमने क्या करा है, यहाँ पे हमको क्लासेस रिपीट करनी पड़ी हैं अपने हर एक कंपोनेंट में। यहाँ भी कार्ड क्लास है, यहाँ भी कार्ड क्लास है, तो हम CSS भी एक बार लिखेंगे। लेकिन हम ये जो हमने 3 कंपोनेंट अलग से बनाए ना, हम इसका एक ही बनाएंगे और उस कंपोनेंट से अपना सारा काम करा लेंगे। कैसे कराएंगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एक ऐसा कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो कि प्रॉप को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन 1 मिनट, प्रॉप्स तो मैंने बताया नहीं होता क्या सही से। सो बेसिकली प्रॉप्स स्टैंड करते हैं प्रॉपर्टीज़ के लिए, एक शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टीज़ का, और ये एक वे है टू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में आप डेटा पास कर सकते हो, ठीक है। जनरली ये सेम कंपोनेंट होता है और जनरली ये डिफरेंट भी हो सकता है, इट कुड बी एनी वे, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप जो प्रॉप्स हैं उनको आप समझ सकते हैं एज जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट या फिर HTML के एट्रीब्यूट्स। सिंपल, HTML के एट्रीब्यूट्स तो पता है ना यार, बहुत बेसिक सी चीज़ है। प्रॉप्स आर बेसिकली pieces of information that you can give to a React component. These pieces of information can be numbers, strings, object और even functions। यही बताया मैंने आपको भी कि फंक्शन को इसलिए तुम ग्रेट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो चलो करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे काम। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है क्रिएटिंग अ कंपोनेंट दैट रिसीव्स प्रॉप्स। अभी ये मत समझो कैसे रिसीव करेगा, वो तो मैं आपको बता देता हूँ, बट आप ये समझो कि हम सबसे पहले कंपोनेंट बनाना है जो कि रिसीव करेगा प्रॉप्स को, ठीक है। प्रॉप्स को एज अ पैरामीटर, मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करते थे तो वो ऐसा पैरामीटर हम बोलते थे ना, तो प्रॉप्स को रिसीव करेगा एज अ पैरामीटर, ठीक है। चलो बनाते हैं। एक कंपोनेंट फोल्डर में एक कॉमन कंपोनेंट बना लेते हैं, दैट इज card.jsx, ठीक है, card.jsx, और इसमें हम लिखते हैं RAFCE, इतना, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, app.jsx में जाके हम इन तीनों को डिलीट कर देते हैं। अभी हमारे पास एकदम क्लीन आ गया है, क्योंकि हमें अलग से 3 कंपोनेंट नहीं चाहिए, हम इससे एक कार्ड कंपोनेंट से सारा काम करा लेंगे। और हम इस इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को भी हटा सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। इस card.jsx में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैरामीटर, यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा, हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं ना स्ट्रक्चर को, और इसको हम 2 मिनट के लिए हार्ड कोडेड रखते हैं एकदम, जिसमें कि हम इमेज को क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम रेंडर कर देते हैं क्या, कार्ड हमारा आ रहा है component.jsx से, कार्ड इज नॉट डिफाइंड, तो इम्पोर्ट कार्ड फ्रॉम दिस। अब यहाँ पे आपके पास ये आएगा। इमेज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने कमेंट आउट करी, वरना वो एरर देगी फालतू में, कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या कहा था कि स्टेप 1 है आपके पास, क्रिएटिंग अ कंपोनेंट दैट रिसीव्स प्रॉप्स, और इसके नीचे हम एक स्टेटमेंट में आपको और दे रहा हूँ कि ये जो प्रॉप जो आपने बनाया है ये रिसीव करेगा एज अ पैरामीटर, प्रॉप्स एज अ पैरामीटर। द कंपोनेंट विल यूज दिस प्रॉप्स टू डिस्प्ले डेटा। तो प्रॉप्स करते हैं, तो इस कार्ड में हमारे पास बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए, एक तो इमेज चाहिए, तो एक इमेज प्रॉप एक्सेप्ट करेगा एज अ पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर की तरह एक्सेप्ट कर रहा है ये। दूसरा हमें चाहिए एक हेडिंग, तो हम हेडिंग बोल सकते हैं या हम इसको टाइटल बोल सकते हैं। एक हमें चाहिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो हम इसको डेस्क बोल सकते हैं, ठीक है। इतना ही एक्सेप्ट करेगा। अभी यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं है, ये कुछ ऐसे चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है, बट हम इनको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखते, लिख सकते हैं लेकिन अभी के लिए नहीं लिख रहे। अभी के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रॉप्स सिर्फ। इन अ जनरल कन्वेंशन जब आप पैरामीटर में कुछ भी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, कुछ भी पास करना चाह रहे हैं एज अ पैरामीटर, तो आप प्रॉप्स लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक एक्सेप्ट कर रहे हैं props.image को, एक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर आएगा props.what_title, और एक हमारे पास क्या आ सकता है props.short_description, ठीक है। और यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिख रहे हैं। ये क्या है, ये रिस्ट्रक्चरिंग है, ये एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट है। प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम पैरामीटर की तरह पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं। तो स्टेप 1 हो गया हमारा, मेकिंग अ कंपोनेंट विच रिसीव प्रॉप्स। नाउ हम डिफाइन करेंगे कि, और दूसरा हमने यहाँ पे क्या करा, हमने डिफाइन किया कि हम यूज़ कैसे करेंगे इन प्रॉप्स को। तो ये होता है डिफाइनिंग दी प्रॉप्स, कि आप यूज़ कैसे करने वाले हैं। बेसिकली आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें वहाँ पर इन प्रॉप्स को लिखते हैं जहाँ पर कि आपको डेटा चाहिए, एंड इन दिस यू कैन एक्सेस यूजिंग props
द प्रॉपर्टी नेम, चाहे वो इमेज है या टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है, कुछ भी हो सकता है। और इस डेटा को यूज़ करके आपका बेसिकली यूआई आता है। अभी कुछ नहीं आएगा यूआई में, क्योंकि अगला स्टेप है डिस्प्लेइंग द डेटा। अभी आप डेटा डिस्प्ले कैसे करते हो, तो आप उस फाइल में जाते हो जहाँ पर कि आपका ये वाला कंपोनेंट बेसिकली रेंडर हो रहा है। यहाँ तो हमने सिर्फ अभी डिफाइन करा है, लेकिन हम इसे रेंडर कहाँ कर रहे हैं, हम ऐप JSX में कर रहे हैं ना। यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड भी हो सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेंडर कर रहे हैं, तो इसमें हमें अब क्या करना है, इन अ की वैल्यू पेयर हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी आप जहाँ पर आपने JSX के साथ डिफाइन किया है ना अपने कंपोनेंट को, यहाँ पे JSX है, इसका स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हम एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रॉप्स। और ये प्रॉप्स क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट होगी जिसके अंदर की वैल्यू पेयर होंगे, और की वैल्यू पेयर को हम यहाँ डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और ये जो की वैल्यू पेयर है ना, इनके कीज़ के नेम आपके इससे मैच करने चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, तो कि मैच करेगा जब तो हम एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू को। तो हम ठीक है, हम नाम देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इमेज। इमेज कहाँ से आएगी, तो इमेज के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों इमेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट इमेज फ्रॉम, हम यहाँ पे बोल सकते हैं इमेज 1 फ्रॉम .assets/image.webp। ये मैंने सेव कर रखे अपने एसेट्स में। दूसरी में जा सकते हैं इमेज 2 फ्रॉम .assets/ यहाँ पे दूसरी इमेज है meme2 के नाम से, meme2.webp। और तीसरी स्लैश है इमेज 3 फ्रॉम .assets/meme3.jpg, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक इमेज है, इसमें से एक इमेज मैं अभी पास कर रहा हूँ, मैं बाद में तीनों करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं एक पास कर रहा हूँ, डेट इज़ इमेज 1, ठीक है जी। इमेज 1 पास कर लेते हैं इसमें एज अ की वैल्यू पेयर, हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे इमेज 1 पास करी मैंने, इसको अपनी इमेज तो मिल गई, इसको अपनी इमेज तो यहाँ पे मिल गई, सिंपल। ये देखो इमेज आ गई ना हमारे पास। दूसरा भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जहाँ पे रिसीव क्या करना चाह रहा है, एक ये टाइटल रिसीव करना चाह रहा है, एक डिस्क्रिप्शन। तो चलो टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। टाइटल मैं इसको देना चाहता हूँ, टाइटल विल बी कार्ड 1, ठीक है। और तीसरा क्या होगा आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किस नाम से एक्सपेक्ट कर रहा है वो पैरामीटर में, DESC, ठीक है। तो डेस्क, एंड मैं इसको देना चाहूँगा कार्ड 1 डेस्क। तो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड आ गया, फुल फ्लेजेड कार्ड, जैसा कि हमने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया था कि एक इमेज होगी, एक टाइटल होगा और एक डिस्क्रिप्शन होगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे import./card.css। तो ये थोड़ा सा CSS में अप्लाई हो गई, ये बहुत बेसिक CSS कुछ नहीं है, ठीक है। इससे हमने एक कार्ड बना लिया। अब देखो हमारा काम कितना आसान हो गया, हमने सिर्फ एक कॉमन कार्ड बनाया और हम ऐप में ही उसको रेंडर कर रहे हैं और उसमें हमने करा। अभी तक हमने क्या करा, मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ। हमने एक कार्ड बनाया जो कि प्रॉप्स को रिसीव करेगा, एक कंपोनेंट बनाते हैं जो प्रॉप्स को रिसीव करते हैं। हम पहले ही सोच लेते हैं कि इस कंपोनेंट में क्या क्या प्रॉप आएगा, हम उसके पैरेंथेसिस में प्रॉप्स नाम की ऑब्जेक्ट को पास करते हैं कि जनरल कन्वेंशन है, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉप्स डॉट यूज़ करते हैं, बिकॉज प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो आपका इसमें आप जो भी इसमें कीज़ देंगे आप उसको एक्सेस करने के लिए डॉट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस इसलिए यूज़ करें क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं इनसाइड JSX। तो जो भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, की नेम जो हमारे पास होते हैं, हम उसको बेसिकली यहाँ पे पास करते हैं। एंड आफ्टर दिस, आफ्टर क्रिएटिंग द कॉम्पोनेंट विच विल रिसीव प्रॉप्स, हम जाते हैं अपने उस वाले कॉम्पोनेंट में जहाँ पे हमारा ये कॉम्पोनेंट जो रिसीव कर रहा है वो रेंडर हो रहा है, और उसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू। और वो कीज़ जो है वो मैच करनी चाहिए हमारे पैरामीटर से, सिंपल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। एंड दिस इज हाउ यू पास डेटा टू कंपोनेंट। अच्छा, अब आप कहेंगे ठीक है ये समझ में आ गया, कुछ कुछ तो हो रहा है, लेकिन इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ। अगर हमें कार्ड 2 करना है तो फिर से पूरा हमें स्टेप प्रोसेस करना है, एक और कंपोनेंट बनाना है, फिर से ऐसे करना है, नहीं, ऐसा कुछ करना ही नहीं। अब आपके पास एक कॉमन कार्ड कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार कार्ड कंपोनेंट को और रेंडर कर लेता हूँ और अब देखता हूँ मेरे पास क्या आएगा, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, मैं इसको पूरे को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप कहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं हो, ये तो सेम इमेज आ रही है। लेकिन गाइस आप एक चीज़ देखो, हम यहाँ पे डेटा पास कर रहे हैं जो कि हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो जब डेटा पास कर रहे हैं तो हम इसमें इमेज 1 की जगह इमेज 2 भी पास कर सकते हैं, कार्ड 1 की जगह कार्ड 2 बोल सकता हूँ, और कार्ड 1 डिस्क्रिप्शन की जगह कार्ड 2 बोला जैसे ही मैंने, और मैं यहाँ पे जैसे Ctrl+सेव दबाऊँगा, अब देखो मैजिक, हमारे पास 2 कार्ड आ गए। वाओ, ये तो कुछ अमेजिंग हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसको फिर से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं बोल दूँ क्या,
कार्ड 3 इमेज हम यहाँ पे पास करना चाह रहे हैं 3 टाइटल 3। हाँ बस तीसरा कार्ड आ गया। ये हुआ कैसे? तो देखो कुछ भी नहीं किया हमने, बहुत डायनेमिकली इस चीज़ को किया। जहाँ हम पहले 3 कंपोनेंट अलग अलग बना रहे थे और उन तीनों कंपोनेंट को हम यहाँ रेंडर कर रहे थे, उसकी जगह हमने क्या करा, तीनों को हमने एक कॉमन कंपोनेंट बनाया, उसको हमने रेंडर करा 3 बार और उसमें हमने अपना मनपसंद का डेटा डाल दिया। बट बस कंडीशन ये है कि जो हमारा वो कॉमन कंपोनेंट है, जो कार्ड कंपोनेंट है, उसमें हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो उसकी कीज से मैच करें। अगर मैच नहीं कर रहा तो वो कोई एरर तो नहीं देगा, लेकिन वो आपके कंपोनेंट में उस डेटा को शो भी नहीं करेगा। और यही हमारे प्रॉप्स होते हैं। सो बेसिकली प्रॉप्स है क्या? प्रॉप्स एक वे है अपना डेटा आपका पास करने का फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। और ये आपका नीड क्यों है? तो आप इन रिएक्ट आप इससे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं टू बिल्ड योर यूजर इंटरफेस। रिएक्ट में ऐसे करते हैं। कंपोनेंट तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको आप असेंबल करते हो और आपका ऐप बनता है, वेब ऐप बनता है। लेकिन विदाउट कंपोनेंट दिस कंपोनेंट वुड नॉट बी वेरी डायनामिक और रीयूजेबल। सही बात है, रीयूजेबल थे नहीं, हमें 3 कार्ड के लिए 3 कंपोनेंट बनाने पड़ रहे थे। अब मुझे चाहे 3 कंपोनेंट चाहिए चाहे 30, मैं इजीली यहाँ पे मुझे उतनी बारी रेंडर करके उसमें अपना कस्टमाइज डेटा भेज सकता हूँ बाय डिफाइनिंग जस्ट द ब्लूप्रिंट ऑफ दिस कार्ड, नथिंग एल्स। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन द प्रॉप्स, प्रॉपर्टीज, की वैल्यू पेयर हमने यहाँ पे यूज़ किया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, ये थोड़ा सा ना आपको लग रहा होगा यार बार बार हमें प्रॉप्स डॉट लिखना पड़ रहा है। मान लो हमारे पास 6-7 चीज़ें और होती है इस कार्ड के अंदर, तो हमें फिर प्रॉप्स डॉट करना पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके हमारे पास दूसरा वे भी है। अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिकली इसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो प्रॉप्स डॉट इमेज, प्रॉप्स डॉट टाइटल। तो हम एक काम कर सकते हैं, अभी के लिए तो हम डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे थे, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को हम या तो एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट नोटेशन, या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर हम उसको डिस्ट्रक्चर कर लें। कैसे? जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आनी हैं, जो भी हमें प्रॉप्स एक्सेप्ट करने हैं, हम उसको डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इमेज, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। और यहाँ से अगर हम प्रॉप्स डॉट हटा देंगे तब भी ये काम करेगा। देखो ये सेम वे में वर्क कर रहा है। बेसिकली हमने यहाँ पे यूज़ किया, हमने यूज़ किया यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग दी ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी तो मैं फिर बोल रहा हूँ, रिएक्ट जेएस नहीं समझ में आया। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपके फट से समझ में आ गया होगा कि हाँ, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रही है की वैल्यू पेयर में, हमने उसको डायरेक्टली यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके एक्सेस कर लिया। हम ज़्यादातर इसी तरीके से कर रहे होते हैं। जब हम आगे भी देखेंगे कि हम डेटा को फैच करके ना, जब हम यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, बट हम वो आगे देखेंगे। लेकिन ये बहुत ही एफिशिएंट वे है आपको कार्ड्स बनाने का। चाहे 3 कार्ड है, चाहे 300 है, चाहे 30 है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप बस एक कॉमन कार्ड बना दीजिए और उसमें आप डेटा अपना आराम से कस्टमाइज डेटा भेज सकते हैं। और जब आप डेटा फैच करते हैं, जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट आती है जेसोन फॉर्म में, जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट में भी फैच कर चुके होंगे अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो वहाँ पे तो सिर्फ आपको एक ही बार रेंडर करना होता है, बाकी काम तो वो एरे संभाल लेता है। एरे पे हम मैप मेथड लगाते हैं और मैप मेथड से क्या होता है, वो जितने हमारे पास एरे के एलिमेंट्स होते हैं उतनी बार हमारे पास कार्ड या फिर कोई और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ डिफाइंड यूआई वे आ जाता है। सो वो हम आगे देखेंगे, उससे ओवरवेल्म नहीं होना है। बट ये था हमारे प्रॉप्स, ठीक है। सो इस सेक्शन में हमने प्रॉप्स को कम्प्लीटली जाना कैसे हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन उठ सकता है कि ठीक है, हमने कंपोनेंट सीख लिया, जेएसएक्स सीख लिया, कंपोनेंट को हम डायनामिक कैसे कर सकते हैं ये भी सीख लिया बाय यूजिंग प्रॉप्स। बट हम कंपोनेंट को इंटरेक्टिव कैसे कर सकते हैं ये नहीं हमें आता है। इंटरेक्टिव बोले तो सर अगर हमें इनपुट में कुछ लेना है ना, हमें इनपुट फील्ड में कुछ लेना है और हमें उसका इंटरेक्टिव बनाना है, या हमें इस अपनी विंडो में ही कुछ ऐसा करना है जो कि ओवर अ टाइम चेंज हो। ये प्रॉप्स तो चेंज नहीं हो सकते, आपने जो एक बार पास कर दिया वो कर दिया। अगर आपको चेंज करना है तो आपको दोबारा इसके अंदर जाना पड़ेगा, इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि अपनी स्टेट को याद रखे कि अभी आपने ये कर दिया, थोड़ी देर बाद ये खुद चेंज हो जाए। नहीं, एक बार जो कर दिया वो कर दिया। सो बेसिकली तो स्टैटिक रहता है। बट हमें कुछ इंटरेक्टिव चाहिए जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर किसी एक एक्शन पे, मान लो क्लिक करने पे या कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस करने पे वो चीज़ चेंज हो, हमारे यूआई में कुछ चेंजेस आए। तो वही उसी चेंजेस के लिए हम पढ़ेंगे आगे स्टेट। और स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये तीसरा कोर कंपोनेंट है आपके रिएक्ट का। पहला कोर कंपोनेंट था कंपोनेंट, दूसरा कोर कॉन्सेप्ट, दूसरा कोर कॉन्सेप्ट था आपका प्रॉप्स जो कि हमने भी पढ़ा, और तीसरा कोर कॉन्सेप्ट है स्टेट। तो अगले सेक्शन में हम स्टेट ही पढ़ेंगे। और बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट सेक्शन में अगेन जल्दी से इसको आपके लिए समराइज कर देता हूँ। प्रॉप्स बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक वे है डेटा ट्रांसफ़र करने का फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट।
एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में भी हो सकता है, या फिर एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट में भी हो सकता है। तो अब इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ऐसा कंपोनेंट डिफाइन करते हैं जो कि प्रॉप्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है, जो कि रिसीव करेगा, और उसमें हम बेसिकली उसके पैरेंथेसिस में या तो हम प्रॉप्स लिख सकते हैं, राइट, ऐसा पैरामीटर, या फिर हम डायरेक्टली, क्योंकि प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होगी तो हम यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। एंड देन हम उसको यूआई में JSX के अंदर हमें जहाँ जहाँ जो चीज़ें चाहिए, जहाँ इमेज चाहिए, जहाँ टाइटल चाहिए, जहाँ डिस्क्रिप्शन चाहिए, या फिर किसी और टाइप का डेटा चाहिए, हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं यूजिंग करली ब्रेसेस, क्योंकि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो JSX में जावास्क्रिप्ट लिखते हैं बाय यूजिंग करली ब्रेसेस। एंड आफ्टर मेकिंग अ कंपोनेंट विच विल रिसीव द कार्ड विच विल रिसीव बेसिकली द प्रॉप्स, हम बेसिकली वहाँ पे रेंडर करते हैं क्या, जहाँ पर हम रेंडर कर रहे हैं उस कार्ड को या उस कंपोनेंट को, हम वहाँ पे उसमें डेटा पास करते हैं, और जो हम डेटा पास करते हैं वही हमें यहाँ शो होता है। ठीक है, ये था प्रॉप्स। अब हम पढ़ेंगे स्टेट, और हम प्रॉप्स की प्रैक्टिस भी आगे करते रहेंगे। जब हम स्टेट पढ़ लेंगे हम वहाँ पे फिर से प्रॉप्स यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो प्रॉप्स तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे हम धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे। ठीक है।